हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो झारखंड टेंथ स्टेट से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस हिंदी के, ये केवल झारखंड के टेट के लिए नहीं है, ये जनरल क्लास है हिंदी का, तो इसमें कोई भी पढ़ सकता है। ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अच्छे से इसको समझ लेते हैं और एक बार रिपीट करके देख लेते हैं तो फिर तीसरी बार क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या आप तैरना जानते हैं? एक किस प्रकार का वाक्य है? तो बताइए, क्या आप, जब ये प्रश्न लगा कि पूछा जा रहा है क्या आप तैरना जानते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंधो हरिपाई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग कमेंट करके बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, यमक अलंकार। तो अब ये होता है कि भ्रांतिमान और संदेह में अंतर क्या है। तो भ्रांतिमान और संदेह में अंतर, जैसे कि इसमें भ्रांतिमान है कि लोग अंदाज़ा लगाते हैं और गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर रस्सी आप लोग देखें तो रस्सी को साफ समझ के आप लोग डर जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे, तो ये भ्रांति बन गया आपके मन में और अंदाज़ा लगा के गलत अंदाज़ा लगाते हैं। संदेह अलग में होता है कि आप लोग अंदाज़ा तो लगाएंगे लेकिन लगा नहीं पाएंगे, ये क्या है, ये क्या है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, अपन लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, छंद के हर पंक्ति के चरण चरण या कहेंगे, हम क्या कहेंगे? छंद के हर पंक्ति को चरण या क्या कहेंगे? तो चरण या पाद कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद में यति कहाँ होता है? यति मतलब विराम। दोहा छंद में यति कहाँ होता है? बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। तो कहाँ पे होता है? चरण के अंत में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? गढ़, अब गढ़ क्या होता है बताइए। गढ़ का एक सूत्र होता है जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जब ये स्पेशल गढ़ पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। जैसे 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, जैसे वो 3 ही वर्ण से बनता है, जैसे कि तगड़, मगड़, यगड़। इसी तरह इसका एक सूत्र होता है, आप लोग को पूरा डिटेल में बता देंगे हम। तो इस 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, छपाएं किन 2 छंदों का मिश्रण होता है? छपाएं किन 2 छंदों का मिश्रण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी से संबंधित। तो इसका आंसर होगा रोला और उलाला के 2 मिश्रण से छप्पा बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, संयोग रस, वियोग रस, सॉरी ये दोस्तों संयोग है, एक बार, संयोग रस, विभाव रस, अनुभाव रस या वियोग रस। कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा संयोग रस, वियोग रस। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग रस, वियोग रस। फिर अगला क्वेश्चन है, किस रस में सभी संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? ऐसा कौन सा रस है जिसमें सभी संचारी भाव को अपने अंदर आत्मसात, अपने अंदर समाहित करने की सामर्थ्य होती है? बताइए, आप लोग का 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये श्रृंगार रस में सभी रसों को अपने अंदर समाहित करने की सामर्थ्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अद्वितीय, अद्वितीय में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, अद्वितीय में कौन सा समास है?
जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। अब देखिए अदिति में आप हम जाने आप लोग कंफ्यूज होंगे, ज़्यादातर बच्चे अव्ययभाव समास लगाएंगे, लेकिन जबकि ये नहीं होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि निराला। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कोई ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है जो मेन रूप से सामने आता है उसको समास विग्रह करने पे। तो जैसे अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अर्थात निराला, मतलब बहुव्रीहि समास। बहुत लोग अव्यय भाव लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर बहुव्रीहि समास ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर द्विगु समास है? तो बताइए रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई, इसका इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, मतलब इसका समास विग्रह करेंगे, तो इसका क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, मेरे राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, पढ़ने पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रसोई के लिए घर, तो ये रसोई के लिए, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बताइए पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कैसे? पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र, पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण जी, तो इसमें तीसरा पद प्रधान हुआ, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास होगा? बताइए नवरत्न में कौन सा समास होगा? तो इसमें द्विगु समास होगा। और क्यों द्विगु समास होगा? क्योंकि ये संख्यावाचक है। नवरत्न का द्विगु समास का क्या परिभाषा है? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद समूह का बोध करता है। तो नवरत्न मतलब नौ मीन्स संख्यावाचक हो गया, और जो नौ रत्न समूह का बोध कर रहा है, मतलब ये नौ रत्न है, इसमें नौ नौ रत्नों की समायिकता हुई है, तो ये द्विगु समास होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चौमुखा शब्द में कौन सा समास है? अभी फिर ये वही आ गया चौमुखा, इसमें भी संख्या वाचक संदर्भ निकल के आ रहा है, संख्या का बोध करा रहा है, तो इसमें भी द्विगु समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा। क्यों? क्योंकि यथाशक्ति का रूप परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें अव्ययभाव समास होगा। ये दोस्तों ये एग्जाम्पल याद रख लीजिए, ये हर सारे हिंदी के जितने भी पेपर्स पूछते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ ही देता है ये एग्जाम्पल यथाशक्ति। तो आप लोग ये याद रखिए, चाहे ना ये एग्जाम्पल याद रख लीजिए कि यथाशक्ति कौन सा समास होता है, तो अव्ययभाव समास होता है, आप लोग कभी गलत नहीं करोगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? तो जिसमें एक दूसरे के विलोम नजर आए, शब्दों का एक दूसरे का विलोम, जैसे सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, इसमें कौन सा समास? और जिसमें योजक चिन्ह होता है, बीच में योजक चिन्ह होता है, तो इसमें कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। इसका सूत्र क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये द्वंद्व समास हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, गंगा हिमालय से निकलती है, तो से का कारक बताइए, से का कारक बताइए। गंगा हिमालय से निकलती है तो कौन सा कारक है? आप लोग बताइए इसका, बताइए। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से, इसको कारक चिन्ह हम लोग बोलते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? से में, तो गंगा हिमालय से निकल रही यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है, यानी इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में से संबंध कारक वाले शब्द को पहचानिए। संबंध, किसमें संबंध दिखा रहा है? माँ अपने बच्चों को मारती है, जी नहीं, इसमें भी नहीं दिख रहा है। राम ने रावण को मारा, इसमें भी नहीं मार दिखा। राम खाना खाता, इसमें भी नहीं। सीता का कुत्ता, सीता का कुत्ता, इसमें संबंध कारक दिखाई दे रहा है, यानी ये सीता का कुत्ता ही संबंध कारक होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भुजा का बहुवचन बताओ। भुजाओं नहीं, भुजा भुजा नहीं, बहुभुजा नहीं,
इसका बहुवचन होगा बहुभुजा, इसका बहुवचन होगा भुजाएं, तो इसका आंसर भुजाएं होगा, आंसर घ। फिर अगला क्वेश्चन है लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, तो इसका भी वही आंसर होगा लोटे नहीं, लुटिया नहीं, लुटियाएं नहीं, इसका बहुवचन होगा लुटियां। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से नेता का स्त्रीलिंग पहचानिए। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और जिसको पता रहता है वो सही कर ले जाता है, जिसको नहीं पता रहता है वो गलत करके आ जाता है एग्जाम में। तो आप लोग बताइए कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेताओं नहीं, नेतृत्व नहीं, नेतानी नहीं, नेत्री होगा इसका स्त्रीलिंग। फिर अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करो। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, इसमें से हमको ढूंढना है पुरुषलिंग पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तपस्विनी, इसका पुल्लिंग क्या होगा, तपस्वी होगा, इसका पुल्लिंग तपस्वी होगा। हंसिनी, इसका पुल्लिंग हंस होगा। परोपकारिणी, इसका पुल्लिंग परोपकार होगा। और इसका तेजस्वी का, इसका स्त्रीलिंग तेजस्विनी होगा, यानी यही पुल्लिंग है तेजस्वी। फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको लगा लीजिए आप लोग, ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार। तो विद्वान का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। महाज्ञानी नहीं, होशियार नहीं, ज्ञानी नहीं, इसका होगा विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। फिर अगला क्वेश्चन है क्रिया की व्युत्पत्ति होती है किससे होती है। क्रिया के किस रूप को, क्रिया के उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसका जन्म कहाँ से होता है, धातु से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी, जैसे कि तुलना कैसे, तुलना के आधार पर मतलब जैसे तुलना, मैं तुमसे गोरा हूँ, मैं तुमसे लंबा हूँ, मैं तुमसे सुंदर हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ, तो ये तुलना किया जा रहा है एक दूसरे से। तो तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर विशेषण की। फिर अगला क्वेश्चन है मोह शब्द में कौन सा विशेषण है। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है। सर्वनामी विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि मोह, किसी के प्रति मोह दिखा रहा है, मोह दिखा रहा है, तो इसमें गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। फिर अगला क्वेश्चन है योग्य व्यक्ति की पहचान, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, बताइए आप लोग। सर्वनामी विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, या फिर सार्वजनिक विशेषण है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। योग्य व्यक्ति में की पहचान योग्य क्या है। सॉरी दोस्तों, इसमें देखिए इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, ये गुणवाचक विशेषण होगा इसमें, जबकि कहीं दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, बताइए आप लोग। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो उन्नत, वो किसी काम में उन्नत कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये विशेषण है। फिर अगला क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब बताइए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ,
तो देखिए इसमें खुद निजता दर्शा रहा है, खुद कर ले रहा है वो व्यक्ति, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। मेरा सर्वनाम का पूरा टॉपिक मेरे चैनल पे पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लेंगे, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा वो वीडियो। तो मेरा नाम लेके मेरा चैनल सर्च करिएगा संगीता एजुकेशन एकेडमी, तो आ जाएगा, और सर्वनाम का वीडियो पूरा पढ़ा हुआ है डिटेल में, उसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, तो समझ में आएगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किसी प्रकार का सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो इसमें साफ साफ झलक रहा है कोई मतलब एक अंदाज से बोला जा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द इसमें से गंगा, पर्वत, कर्मचारी, मिठास में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए इसमें तो 2 दिखा रहा है जातिवाचक संज्ञा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसमें से पर्वत और कर्मचारी ये दोनों जातिवाचक संज्ञा में आएगा, तो ये दोनों ही सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में देता है तो जो पहले देता है वही सही लगाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, रमेश एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा, परिश्रमी, ईमानदार, बालक या फिर रमेश, बताइए। तो रमेश की ही बात की जा रही है ना, यानी वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो इसका आंसर घ सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए नहीं को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं को ध्यान में नहीं रखते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, बाद में कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं, तो देख के ही कीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है डोंगर, क्यों, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। अब डोंगर मीन्स होता क्या है, तो डोंगर मीन्स होता है पर्वत या टीला, तो ये जातिवाचक संज्ञा होता है, और ये सब सारे शब्द पूर्वी हिंदी से लिए गए हैं, तो ये पूर्वी हिंदी के सारे शब्द हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, बताइए आप लोग, कौन सा है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। तो इसमें से होगा निरंतर, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग ये होता है, इसको विसर्ग कहते हैं, जो डबल बिंदी होती है इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संधि ये जैसे कि अभी इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, तो नी है धन अंतर, तो नी धन अंतर, तो ये नी है, तो ये बिंदी का र हो जाता है, तो इसलिए जिसमें ये र उसमें वही होता है विसर्ग संधि। फिर अगला क्वेश्चन है, हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए, हिमालय के इसमें से सही संधि विच्छेद कौन है, बताइए आप लोग। तो इसका संधि विच्छेद सही होगा हिम धन आलय। फिर अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तत्धन पुरुष, तद्धन पुरुष, तत्धन पुरुष, तदाधन पुरुष, बताइए आप लोग। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका सही विच्छेद तद्धन पुरुष। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। अभी हम आप लोग को जस्ट बताए हैं, निर्गुण में पहले इसका संधि विच्छेद करिए निर्गुण का, तो इसका संधि विच्छेद होगा, देखिए हम लोग निर्गुण लिखेंगे कैसे, अगर पहले हम इसको गुण लिखते हैं तो बचा क्या, नीर बचा, निर्धन गुण, तो इसको हम लोग जब इसको जोड़ेंगे
तो संधि विच्छेद करेंगे तो नीह धन गुड़, और ये बाद में चल के निर्गुण हो जाएगा। तो इसमें जब ये विसर्ग लग गया तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सी संधि है? बताइए, स्वागत में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, अभी अभी हम आप लोग को एक संधि बताए हैं और आप लोग बताइए कौन कौन सा है, क्योंकि संधि तो आप लोग ऐसा नहीं होगा कि आप लोग पहली बार संधि पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो बताइए संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। मेरे राइटिंग पे ना जाइएगा क्योंकि राइटिंग तो गंदा है मेरा। फिर आगे देखिए विसर्ग संधि, तो इसमें होगा व्यंजन और विसर्ग संधि। फिर अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य, महाप्राण और अघोष व्यंजन वर्ण उदाहरण है। जो मूर्धन्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष भी है, वो कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग मूर्धन्य का पता लगाते हैं कि मूर्धन कौन सा है। तो आप लोग क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग पढ़े होंगे, तो बताइए कौन सा मूर्धन्य है? जैसे कि क ख ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो इसमें 5 होता है, तो ये पाँचों इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, 25 वर्ड को। और इसमें से मूर्धन्य कौन सा होता है? तो ये KTMDO, आप लोग एक ट्रिक है, इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि KTMD और ओ, एक मिनट, और ये होता है प वर्ग, KTMDO। आप लोग इसको अगर ट्रिक को याद रखेंगे तो क से कंठ, टी से तालु, यम से मुर्दा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। आप लोग अगर ये ट्रिक याद रखेंगे तो आप कभी भी उच्चारण स्थान आप लोग भूलेंगे ही नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है और इस ट्रिक से हमने कितने सारे तैयारियाँ की हैं। तो आप लोग को ये ट्रिक बहुत काम करने वाला है। तो बताइए, अब तो बताइए कि ये किस वर्ग का है और मूर्धन्य व्यंजन में से कौन सा होगा। तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो ये यम से आ रहा है, यानी ये मूर्धन्य है, तो ये यही होगा हमारा। ये मूर्धन्य है, ये महाप्राण है और ये अघोष है। अब महाप्राण अल्पप्राण क्या होता है आप लोग को, चलिए हम बता देते हैं। वैसे तो हम डिटेल में वीडियो इस पर बनाएंगे, फिर भी आप लोग को बता देते हैं अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। तो देखिए जैसे क, ख, ग, घ, अंग होता है ना, तो जो दूसरा और चौथा अक्षर होता है, जैसे कि दूसरा चौथा का मतलब ख और घ, ये महाप्राण होते हैं, और क, ग और अंग ये अल्पप्राण होते हैं। इनको बोलने में महाप्राण को बोलने में ज़्यादा प्रेशर से बोला जाता है, ज़्यादा हवा मुंह से बाहर निकलता है। तो महाप्राण जैसे कि ख, ख को बोलिए, ख बोलने पे ज़्यादा हवा प्रेशर बाहर आ रहा है, इसलिए महाप्राण हो गया। घ ये महाप्राण है, और क, ग, अंग ये हम लोग आसानी से बोल रहे हैं, यानी ये अल्पप्राण है। फिर अघोष व्यंजन है, तो यानी इसका आंसर ठ होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इसको डिटेल में हम बताएंगे आप लोग को। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से समवृत्त स्वर कौन सा है? समवृत्त, अर्धवृत्त, अवृत्त, समृद्ध और समृद्ध, ये वोट के आधार पे, बोलने के आधार पे इसका वर्णन किया गया है। तो ये अभी डिटेल में हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, पहले इसको समझ लेते हैं कि समृद्ध स्वर क्या कौन सा होता है। तो समृद्ध स्वर में ई आता है, इसको हम लोग समृद्ध स्वर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन शब्द में री के मात्रा का उपयोग हुआ है? ये री ऋषि वाला री है, ये मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये ऋषि वाला री है। तो इनमें से किस शब्द में री की मात्रा लगी हुई है? अपने आप दिख रहा है,
दृष्टि में लगा हुआ है, क्योंकि इसमें तो री की मात्रा लगी नहीं है, इसमें भी नहीं लगी है, इसमें भी नहीं लगी है। दृष्टि पर सबसे पहले आप लोग को वर्ण विच्छेद आना चाहिए। अगर आप लोग को वर्ण विच्छेद आ रहा है तो आप लोग किसी भी मात्रा को जान जाएंगे। जैसे अब दृष्टि का वर्ण विच्छेद करना है तो द जमा री जमा ये आधा सा है जमा, इधर जगह नहीं है तो हम इधर लिख दे रहे हैं, ट जमा ई। ये हो गया पूरा दृष्टि का वर्ण विच्छेद है। तो इसमें री की मात्रा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें कहीं लगा ही नहीं है, क्योंकि इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें री की मात्रा नहीं लगा है। तो इसका आंसर दृष्टि होगा। वर्ण विच्छेद आप लोग को आना चाहिए, तभी इसको कर पाएंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा? अभी अभी हम आप लोग को बताएं के टी एम डी ओ, तो बताइए के टी, च वर्ग टी यानी टी का मतलब तालु, तो ये तालु है। के टी एम डी ओ, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, लाइन से आप लोग लिख लीजिएगा, 5 अक्षर एक एक वर्ग का, और उसके सामने ये लगा देंगे, कभी नहीं आप लोग को भूलेगा। के टी एम डी ओ आप लोग याद रखिएगा। तो ये च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ, जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए दो ही होता है जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, ए और ए। ये कंठ तालव्य है, तो याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? कंठ और अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण ग है। ये देखिए अल्पप्राण, अभी महाप्राण हम लोग आप लोग को बताएं कि दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है, तो ये तो तीसरा अक्षर है, तो ग, तो यानी ये अल्पप्राण, इसको बोलने में प्रेशर कम निकलता है। जैसे ग को हम आसानी से बोलें, लेकिन घ को प्रेशर लगा के बोला जा रहा है, तो ये अल्पप्राण है। क ख ग में क ख ग घ और अंग में, ये देखिए ये और ये महाप्राण है, और क ग और अंग ये अल्पप्राण है। तो इसमें से पूछा है कंठ और अल्प, देखिए तो क वर्ग के बताए हैं, तो के से कंठ हो गया, तो ये क वर्ग में ग आता है तो कंठ हो गया, और अल्पप्राण में ग है, तो ये देखिए घ महाप्राण है, तो ये देखिए इसका आंसर होगा ग। फिर अगला क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? श को आप बोल के देखिए कहाँ से आपका उच्चारण स्थान निकल रहा है, कहाँ से स का निकल रहा है? श, तो आप श बोलेंगे तो आपका जीभ जाके तालु में सट रहा है, यानी ये तालु से बोला जा रहा है। और ये एक उष्म व्यंजन है, ये जो स है एक उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श और ह, ये चारों उष्म व्यंजन होते हैं। तो उसमें से एक, उसमें से स, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालु से है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ध्वनियाँ ना स्वर और ना ही व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। जो ध्वनियाँ ना स्वर है ना व्यंजन, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अब ये अयोगवाह क्या होता है? तो अयोगवाह 2 होते हैं, एक अंग और अह, अंग और अह, ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, तो ये अयोगवाह है ये दोनों, तो जो कि ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? बताइए, किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान संभावना हो? जिनका उच्चारण संभावना हो? जी नहीं। जिनका उच्चारण कठिनाई से होता हो? जी नहीं। जो वाला हाथ है? जी नहीं। जिनका उच्चारण स्वरों, सॉरी ये स्वर है,
जिनका उच्चारण स्थान स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल सही है। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वर बिना सहायता के बोले जाते हैं। तो इसका आंसर घ सही होगा, घ नंबर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन भी। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म, ये ऊष्म है दोस्तों, ये गलत हो गया है, ये ऊष्म मिस्टेक है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? अभी हम आप लोग को ऊष्म व्यंजन बताए 4 होते हैं, श, स, श, ह। तो इसमें देखिए ह है ऊष्म व्यंजन। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? यर अलावा अंतस्थ व्यंजन होता है लुंठित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ये सब आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।